गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के साथ मैं गिरीश कुमार आपका जैक मॉडल पेपर जो अभी जारी हुआ है उसके सॉल्यूशंस के साथ, ये साइंस का है, 12 साइंस का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सब वीडियो देखें और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते जाएंगे ताकि पूरा सिलेबस बहुत कम टाइम में आपको कवर हो जाए। ये तो सेट तो बनेगा ही मॉडल पेपर का, लेकिन उसका एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल्स में जाएंगे ताकि अगर ये बहुत कम टाइम में, मतलब ये जैसे शॉर्ट रील होता है उस टाइप से दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो चलो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 मॉडल पेपर का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो। अ रिलेशन आर ऑन सेट, एक सेट दिया हुआ है ना, 1 2 3 का। इसका रिलेशन बनाया इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। देन द रिलेशन आर इज, यहां पर देखो दिया हुआ ऑप्शन 4 हमारे पास है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब जो है सो बताओ कि सबसे पहले इस ऑप्शन के हम ये पूरा ये चैप्टर को हम ओवरव्यू लेते हैं। ये हमको पता है कि इसका पहले कंडीशन रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव है ना। ये कोई भी जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है? एवरी, इसका क्या डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट ऑफ गिवन सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। रिफ्लेक्सिव का ये कंडीशन है ना। पूरा डिटेल्स हम अभी देखते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव कब होगा कि अगर ए जो है ए इज रिलेटेड टू आर फॉर ऑल ए मेंबर ऑफ एनी सेट ए। अगर ए किसी सेट गिवन सेट का मेंबर है तो इसका ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे हम अपना फैमिली है तो मेरा सारा मेंबर्स अपने आप से रिलेटेड रखेगा, तो वैसा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन आर विल बी रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा होगा जी? रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां से अभी देखो यहाँ ऑप्शन रिफ्लेक्सिव भी है, अभी हम थोड़ा सा इसको ले लेते हैं। दूसरा होता है सिमेट्रिक। दूसरा क्या होता है? सिमेट्रिक। देखना ये सिमेट्रिक कब होता है? ये होता है कि मान लो कि हम किसी से दोस्ती किए, हम दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो अगला पार्टी भी क्या करेगा? हाथ आगे बढ़ाएगा। मतलब सिमेट्रिक वे में काम होता है कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी रिलेशन जो है सिमेट्रिक कब होगा कि अगर A इज रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज B इज आल्सो रिलेटेड टू A फॉर ऑल मेंबर AB जो होना चाहिए कोई भी दिए हुए सेट का मेंबर होगा। समझ में आ रही ना कि अगर AB रिलेटेड है, कहने का मतलब दैट इज अगर रिलेशन AB जो है सो मेंबर है R का, तो इसका मतलब है कि BA भी ये सिमेट्रिक तभी होगा जब BA भी इसी रिलेशन का मेंबर होना चाहिए। अगर AB R का रिलेशन है तो BA भी R का रिलेशन R में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो होगा सेट R जो रिलेशन होगा विल बी सिमेट्रिक। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां तक बात में आ रही है। अब यहां से है कि ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होगा कोई भी रिलेशन, है ना। इसको देखो, अगर मान लो कि हम किसी से दोस्ती किए, एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि राम जो है सो जब वनवास गए तो वो मिले हनुमान से। बात में आ रही है? तो राम इज रिलेटेड टू हनुमान, यहां हो गया। अब ध्यान देना कि अगर वहां से वो जंगल में हनुमान से मिले, हनुमान तो सुग्रीव को जानता था, राम सुग्रीव को अभी तक नहीं जान रहे थे, है ना। तो यहां राम जो थे वो जंगल में मिले किससे? हनुमान से। और ये बेचारे हनुमान पहले से ये रिलेटेड था सुग्रीव से। ये दोस्ती हनुमान ने किससे करवा दिया? राम की दोस्ती सुग्रीव से करा दिया, है ना। राम की दोस्ती किससे करवा दिया? सुग्रीव से। तो देखना ये तब ये रिलेशन जो बन गया ये ट्रांजिटिव बन गया। क्लियर हो गया ना? इससे ये दिमाग में याद रहेगा हमेशा के लिए कि इसका ट्रांजिटिविटी
कब अप्लाई होता है, कब होता है कोई रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मेंबर ए बी है आर का, बी सी है आर का, मतलब रिलेशन आर में है, तो अगर ए और फर्स्ट और लास्ट मतलब ए सी भी उसी रिलेशन में आर में अगर है, ए सी दिखेगा, अगर ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है, और अगर ए सी भी ए और सी का ये भी एक मेंबर आर का होगा, तब ये रिलेशन आर जो होगा ये ट्रांजिटिव होगा। रिलेशन आर क्या होगा जी? रिलेशन आर क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। कोई भी सेट के लिए फोर, और एबीसी किसका मेंबर होना चाहिए? एनी सेट ए का मेंबर होना चाहिए। एबीसी मेंबर किसका होना चाहिए? ए का होना चाहिए। बात में आ रही है? तो यहां से एक डेफिनेशन क्लियर, तीनों पूरा चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आया कि कोई भी रिलेशन का जो ये कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव का, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, ये कब होता है। क्लियर? तो अब यहां से इतना जानने के बाद देखना है, हम डिटेल्स बता दे रहे हैं ताकि ये पूरा चैप्टर का दिमाग में एक साथ कम समय में आ जाएगा, और अभी प्रेशर में एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे से तुम याद कर सकते हो, याद रहेगा, और तुम ऑप्शंस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इतना थ्योरी से दिमाग में आने से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब तुम लोग ऑप्शन में बता सकते हो कि यहां से ये क्या होगा। सो अगर ये रिलेशन कोई सेट ए है, मान लो ये सेट मान लो ए है, यहां है ना, ए बराबर ये है, तो यहां से ए रिलेशन किससे बनाया गया है? सेट ए से, तो 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3। तो देखो अब ये जो रिलेशन बना है किस टाइप का होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा? तो पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। अभी हमने बताया कि एवरी एलिमेंट ए का रिलेटेड होना चाहिए अपने आप से। तो आप देखो ए में 1 2 3 है, तो 1 अपने आप से रिलेटेड मतलब 1 1, 2 अपने आप से रिलेटेड होगा तो 2 2 है ना, 1 1 2 2 3 3। अगर ये अपने आप से सारा एलिमेंट रिलेटेड होगा तो ऐसा ऑप्शन आना चाहिए। तो देखो 1 1 2 2 और 3 3 यहां पर है, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आर जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है ना। तो ये ऑप्शन ये यहां पर दिख रहा है। अब हम सिमेट्रिक भी चेक कर लेंगे, क्योंकि यहां सिमेट्रिक ट्रांजिटिव यहां ऑप्शन में है। तीनों थोड़ा थोड़ा दिमाग में ले लेंगे। देखना सिमेट्रिक में क्या कह रहा है कि हम अभी बताए थ्योरी में कि ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी इज रिलेटेड टू ए होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो देखना यहां पर 2 3 जो है सो मेंबर है आर का, लेकिन इसका उल्टा 2 3 जो है ये 2 और 3 आर का मेंबर है, लेकिन बट इसका उल्टा 3 2 जो है सो मेंबर आर का नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक का चांस खत्म हो गया, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक जब नहीं होगा तो ट्रांजिटिव एक है, 1 2 है, तो इसका ए और से 1 2 इसी में है, इसमें है। यहां देखो 2 2 है ना, और यहां 2 3 है, 2 3 इसी में है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर जो है ये रिफ्लेक्सिव, ये ऑप्शन ये सही होगा। सारा चेक करेंगे इस टाइप से। बात में आ रही है? समझ में आया ना? चलो ये देखो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पहला तो हम लोग कल रिलेशंस के बारे में बताए थे। अब देखो यहां पर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू है ना। तो हमको निकालना एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू है, बी ए फंक्शन with domain जीरो 1 2 3। तो द डोमेन ऑफ, पूछा क्या है? द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज कितना आएगा? ये ऑप्शंस हैं। ऑप्शन में देखो, हम अभी ऑप्शन लिखते नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा, तुमको आंसर हम बताने का कोशिश करते हैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू है। यहां देखना कोई भी फंक्शन अगर लेते हैं,
अगर कोई फंक्शन f लिए यहां से a से b की ओर, ये क्या कहलाता है? इनपुट। हम डिटेल्स बता रहे हैं, तुम लोग एक क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? इनपुट। इनपुट को क्या बोलते हैं? डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं जी? डोमेन। और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अगर फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है? f a to b, तो ये जो है सो ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। और एक ये आता है रेंज, है ना। रेंज कैसे होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग प्री इमेज इन ए। रेंज में कौन कौन आता है कि इसका सारा एलिमेंट जो इसका प्री इमेज जिसका होगा। अभी देखना समझना, जैसे यहां फंक्शन डिफाइन किया हुआ fx इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहां सारा वैल्यू इनपुट मेरा क्या है? a का वैल्यू देखो वहां दिया हुआ है। ये डोमेन इसका जो है, ये डोमेन a का वैल्यू डोमेन 0 1 2 3। क्लियर। अब यहां से इनपुट अगर यहां 0 करेंगे तो 0 का क्यूब कितना आएगा? 0। 1 का क्यूब कितना आएगा? 1। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। और 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। क्लियर यहां तक। अब देखना, ये निकल गया मेरा डोमेन और ये निकल गया कोडोमेन। हमको अभी पूछा है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। सबसे पहले देखना कि एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, दिमाग में ये लाना कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोई फंक्शन 1 1 होगा और 1 2 होगा। 1 1 मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ बी, है ना। मतलब इसका यूनिक इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज यहां होना चाहिए, तो 1 1 होता है। जैसे 1 1 का क्राइटेरिया क्या है कि हम मान लेते हैं कि लेट fx1 बराबर fx2, तब दिस इंप्लाइज x1 बराबर x2 कर देते हैं, तब ये हो जाता है 1 1। ये डिटेल्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 1 चेक करने का तरीका। ऑन टू का क्या तरीका है? ऑन टू का तरीका है कि रेंज ऑफ इसका जो आएगा फंक्शन f का, वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? a के बराबर, डोमेन के बराबर। कि रेंज ऑफ f, जो फंक्शन का रेंज होगा वो बराबर होगा किसके बराबर? डोमेन के बराबर। अगर ये कंडीशन आएगा तो ये हम कह देंगे मतलब इसका सारा एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा। अभी यहां पर क्या है देखो, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये 3 3 9 3 27 यहां से आया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग सिंगल इमेज इन बी और ईच एलिमेंट ऑफ बी हैविंग प्री इमेज इन ए। तो इसका मतलब ये 1 1 है और 1 2 है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा, तब जाकर के अब ये फंक्शन एफ इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा। अब तो एफ इनवर्स अगर हमको निकालना है तो तुम ध्यान देना कि ये फंक्शन एफ ए टू बी जा रहा है, तो एफ इनवर्स कहां से जाएगा? एफ इनवर्स जाएगा बी टू ए। एफ इनवर्स कहां से जाएगा? बी टू ए। तो अब एफ इनवर्स के लिए ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया, तो इसका ये पार्ट बी जो होगा एफ इनवर्स का, ये डोमेन होगा। बस में आ रही है। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसका बी का सारा एलिमेंट। ये क्या आएगा? 0 1 8 और 27। तो ये देखो ऑप्शन नंबर किसमें सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में मेरा ये सही होगा। ओके, ये देखो अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ये हम लोगों ने डिटेल से पढ़ रखा है। यहां पर देखना कि यहां दिया हुआ है साइन टेन इनवर्स। क्या दिया हुआ है? साइन टेन इनवर्स। ये क्यों वहां पिछला क्वेश्चन का दिख नहीं रहा? ये साइन टेन इनवर्स एक्स मॉड एक्स, ये तो दिया हुआ, इससे ज्यादा मतलब तुम लोग को अभी नहीं है। इज इक्वल टू मतलब है, लेकिन अभी ये मान के चलो कि रेंज में आता है ना। तो इज इक्वल टू, यहां इसको हमको निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। साइन टेन इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू क्या आएगा अगर ये चारों ऑप्शन है। ठीक है, इसको बनाने का क्या तरीका, एक सीखोगे सब सीख जाओगे। देखना अभी ऐसे सीखा हुआ है, लेकिन साइन यहां पर है टेन इनवर्स एक्स, इसी का हमको वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, पुटिंग कर देंगे
कि टेन इनवर्स x इजिकल टू वाई, मान लिए। अब देखना यहां से क्या होगा, ये x यहां बचेगा, ये 10 यहां चल जाएगा, 10y x इजिकल टू क्या होगा, ये 10y हो गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जब ये x इजिकल टू 10y हो गया, इसका मतलब हम इसको पलट के लिखें कि 10y इजिकल टू x। तो बताओ यहां अपने मन से 1 कर सकते हैं कि नहीं। ये होता है p बाय b, टेन थीटा का क्या होता है जी, p बाय b होता है। तो यहां p के जगह x है, b के जगह 1 है, तो भाई h हम निकाल लेंगे। h बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, p के जगह मेरा x है तो x स्क्वायर, प्लस b के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर। मतलब इसको हम सजा के लिखें तो 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब देखना हम निकाल लिए, इसलिए हमको चाहिए यहां साइन y। एंगल में अगर यहाँ टेन इनवर्स को हमने y मान रखा है, तो यहां से साइन टेन इनवर्स x के जगह क्या है y। तो साइन y का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है p बाय h। तो देखो ये p के जगह क्या है x है, बटा h के जगह यहां से क्या निकल गया अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर निकला ना। तो अब दिस इंप्लाइज साइन और y को हमने क्या मान रखा था यहां से टेन इनवर्स x। तो देखो यहां से टेन इनवर्स x इजिकल टू निकल गया x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर निकला। तो ये यहां से ऑप्शन नंबर देखो, साइन इनवर्स साइन टेन इनवर्स x का ऑप्शन x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर किसमें आ रहा, किसमें आ रहा, डी में आ रहा। तो ये ऑप्शन नंबर डी को हमने क्या करेंगे टिक लगा देंगे। ओके क्लियर यहां तक। तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, होगा ना। चलो हम लोग शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या कह रहा है, सो देखो कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू, यहाँ ये ऑप्शन दिया हुआ। कैसे इसको सॉल्व करते हैं बताओ। हम देखते हैं कि कॉट इनवर्स, अच्छा ये थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाना चाहेंगे। तुम लोग को डोमेन ये रेंज पता है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रेंज, जैसे साइन इनवर्स हम रिवाइज करवा देना है ना। यहां पर रेंज लिखो, साइन इनवर्स x, इसका क्या होता है जी रेंज -π/2 से π/2। एक लाइट ठीक है कि इसको खोलें अब, ठीक है चलो। तो ये साइन इनवर्स x रेंज -π/2 से π/2, इसको दिमाग में रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखना कॉस इनवर्स x, इसका क्या होता है जी 0 से पाई होता है ना। फिर टेन इनवर्स x, इसका क्या होता है -π/2 से π/2, लेकिन ये ओपन इंटरवल में रहता है। फिर उसी प्रकार से कॉट इनवर्स x, ये कॉस का उल्टा है, ये कोस का होता है। जैसे ये साइन का आया सिर्फ ओपन लग गया, ये कॉट का c से शुरू है, तो यहां देखना ये इसका सिर्फ ओपन हो गया, ये इसका ओपन हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में इस टाइप से सुन लेना, देख लेना, ये एकदम दिमाग में सेट हो जाता है। इसके बाद हमारा क्या बच गया कॉसेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x जानते हैं हम लोग कि साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है ना। तो यहां से साइन जो होगा -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू होगा, लेकिन कॉसेक जो होगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन में अगर यहां पर एक वैल्यू इसके बीच में 0 आ रहा है ना, तो वो 0 अगर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो इनफिनाइट आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ के बीच का ये 0 वाला वैल्यू को हम लोग माइनस नेग्लेक्ट करते हैं, ये 0 नहीं हो सकता है। ओके नेक्स्ट आपका आता है सेक इनवर्स x। सेक किसका उल्टा है कॉस का, रेसिप्रोकल है। तो कॉस का देखो यहां से 0 से पाई आएगा ये, लेकिन सेक 1 अपॉन कॉस, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है, तो कॉस अगर डिनोमिनेटर में आ गया तो कॉस
90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा फिर अनडिफाइंड देगा, इसलिए हम यहां से एक वैल्यू π/2 को जो अनडिफाइंड देता है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ओके, यहां तक कोई परेशानी? तो ये देखो, ये ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, रेंज का, इसको याद रखना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां से इस क्वेश्चन पर हम आते हैं, यहां देखना सॉल्यूशन देखना, कॉट इनवर्स, यहां पर देखो कॉट इनवर्स 1/√3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस हाफ। बताओ ये 1/√3 कितने डिग्री का मान होता है कॉट में? 1060 का 1060 का √3, तो 10 और कॉट रेसिप्रोकल होता है तो उसका 60 का आएगा। तो यहां से ये जो है जब 1/√3 है तो कॉट का 60 डिग्री मान, तो इसको हम लोग लिखे हैं कि कॉट इनवर्स और कॉट ये π/3, 60 का ये मान रेडियन में π/3 आएगा। अब माइनस, यहां पर ध्यान देना, अब क्या होगा, कॉस इनवर्स यहां है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ का वैल्यू याद अगर हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं अगर याद है तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सो देख लेना। अगर ये नेगेटिव को हटा दो तो 1/2 आएगा, तो कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 90 से इधर चलता है, 90, 60, 45, 1/√2, फिर इधर कितना आया, उधर से चल रहा है 30, उधर से चलता है कॉस ना, इतना भूल गया, कितना डिग्री का है बोलो, कॉस, यहां से है कि कॉट इनवर्स 1/√3, तो कॉट इनवर्स देखना, यहां पर हम डिटेल्स यहां पर कि ये 1/√3 कॉट में 10 का ये उल्टा होता है, तो 10 60 का √3, तो कॉट 60 का 1/√3 होता है, ठीक है। तो कॉट 60 π/3 माइनस कॉस इनवर्स, अब यहां पर देखना कि ये 1/2 आ गया, ओके 1/2 आया, तो देखना कि कॉस अभी माइनस है, तो अगर हम वैल्यू अगर मान लो याद नहीं है तो उसको डिटेल्स यहां देखो कि कैसे कैसे आता है, सो समझ लेना बढ़िया से कि कॉस, पहले यहां देखो साइन का वैल्यू एक बार दिमाग में ले लो, 0 डिग्री का 0, 30 का हाफ, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, कॉस ना इधर से शुरू करते हैं लिखना कॉस के लिए, ये 90 के सामने 0, 30, 45, 60, 90, तो ये 0 का 1, 30 का cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2, cos 90 का 0। हमको चाहिए cos में 1/2 कितने का होता है, तो देखो ये 60 डिग्री का cos में 1/2 होता है, तो 60 डिग्री cos रेडियन के रूप में लिखेंगे तो π/3। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ माइनस है ना, समझ लेना ठीक से, ये माइनस है तो cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहां पर वैल्यू होता है π-θ, तो इसका वैल्यू जो आएगा π-π/3, मतलब कितना आएगा 2π/3, कितना आ जाएगा 2π/, तो देखो ये cos इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू आएगा cos 2π/3, यहां पर लिखो cos 2π/3। यहां तक बात समझ आई? अगर किसी को यहां डॉट है तो पूछ लो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को दिक्कत है नहीं है? अब देखना ये वैल्यू अगर बैठा दिए उसके बाद यहां से क्या आएगा, कॉट इनवर्स से कॉट खत्म होगा तो ये π/3 माइनस ये कॉस इनवर्स से कॉस खत्म होगा तो यहां बच गया 2π/3, इसका एलसीएम आ गया 3 और π-2π मतलब -π/3। तो देखो ये इसका रिजल्ट इस क्वेश्चन का आया -π/3, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बी में, है ना। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी और -π/3, इतना अगर लिख दोगे तो नंबर एग्जैक्टली मिलेगा। कंफर्म? ये क्वेश्चन में कहीं डाउट? नो डाउट। चलो हाँ देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके। यहां कह रहा है ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x + y 5x - 7 और
यही क्वेश्चन है, 7 5y माइनस 7 ये है। तो यहाँ इक्वल साइन है ना, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इसको A मान लें और इस मैट्रिक्स को B से डिनोट करें तो ए मैट्रिक्स A इक्वल्स टू द मैट्रिक्स B होगा ना। तो दोनों मैट्रिक्स B, अगर दो मैट्रिक्स होता है इक्वल कब होता है कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि अगर इसका पहला रो पहला कॉलम में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स पहला रो पहला कॉलम में B का होना चाहिए ना। तो अब यहां से देखेंगे कि अगर सो दिस इंप्लाइज, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब 2x प्लस वाई बराबर होना चाहिए 7, और यहां से ये 4x बराबर होना चाहिए 5y माइनस 7 का। दो इक्वेशन x y दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशन बना लेना काफी है, निकल जाएगा। अब यहां से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 से हमको इसको देखो इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 5y बराबर माइनस 7। अब इसको जितना जल्दी तुम सॉल्व कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये इक्वेशन 1 और 2 से यहाँ पर है 2x प्लस वाई बराबर 7 और यहाँ है 4x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 7। तो बताओ ये सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो ये आ जाएगा मेरा 4x प्लस 2y, यहाँ 14 आ जाएगा। ये कितना बच गया 4x माइनस 5y माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब यहां से इसको माइनस करो, यहाँ प्लस करो, यहाँ प्लस करो, ये कट गया तो ये प्लस और प्लस 7y और ये हो जाएगा 21। तो 7 3 जा, y का वैल्यू कितना निकल गया बताओ 3 निकल गया। अब y जैसे 3 निकल गया तो इसको हम y को कहां पुट कर देंगे, 1 में या 2 में कहीं भी पुट कर देंगे। तो यहां देखो हम फ्रॉम 1 से लेते हैं 2x प्लस y की जगह 3 और इजिकल टू यहाँ 7, तो 2x इजिकल टू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 7 माइनस 3 कितना बच गया 4। तो x बराबर 2 दूना 4, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 3। तो देखो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। यहां तक क्लियर। तो देखो दोस्तों ये हम एक एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन भी अगर कराएंगे, थोड़ा डिटेल्स कराएंगे तो इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आएगा। पसंद अगर आ गया तो आप देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।